अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर उज़्मा अब्बास बुखारी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमल ज़ाया होने को हम कैसे रोक सकते हैं। हाउ टू प्रिवेंट रिकरेंट मिसकैरेजेस। जैसे कि मेरी पिछली वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था कि हमल ज़ाया होने की वजूहात क्या क्या होती हैं। तो अगर हम उन सारी वजूहात को मद्देनज़र रखें तो उनको देखते हुए हम इस चीज़ को रोक सकते हैं, इस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अगर मैं डिस्कस करूं, वेट यानी वज़न। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब किसी औरत ने कंसीव किया है उस टाइम पे उसका वेट कितना है। अगर आप कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं तो पहले आपका जो वेट है वो अकॉर्डिंग टू द बीएमआई आपका वेट कंट्रोल होना चाहिए। तो अगर आप ओवरवेट हैं, ओबीज़ हैं, तो आप पहले अपने वेट को कंट्रोल करें, अपने वेट को नॉर्मल लेवल पर लेके आएँ, उसके बाद आप कंसीव करें। अदरवाइज़ अगर आप ओवरवेट हैं, बहुत ओबीज़ हैं, तो इसमें ये चांस होता है कि मिसकैरेज हो सकता है आपका। तो नंबर 1 थिंग इज़ वेट। सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एज। एज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जैसे कि हमारी जो ओवरीज़ होती हैं, जिसको हम आम ज़ुबान में अंडेदानियाँ कहते हैं, हमारी ओवरीज़ वक़्त के साथ-साथ उनमें एजिंग होती है। तो एक आइडियल टाइम पे शादी हो जानी चाहिए और एक आइडियल टाइम पे आपको कंसीव कर लेना चाहिए। क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ-साथ आपके कंसीव करने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। इसके अलावा मिसकैरेजेस का चांस भी बढ़ जाता है और इसमें फ़ीटस में फ़ीटल एबनॉर्मैलिटीज़ यानी माज़ूरी होने का भी खतरा होता है। तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हार्मोनल लेवल्स। अगर किसी औरत को थायराइड का इशू है, लेट्स से, या उसको डायबिटीज़ यानी शुगर है, या उसको अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन यानी उसका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो या कोई और हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो उसके लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि पहले वो अपने हार्मोनल लेवल्स को कंट्रोल करे, यानी कि अपनी थायराइड प्रोफाइल को बेहतर बनाए, अपने अगर शुगर है तो शुगर को कंट्रोल करे, अगर उसको बीपी का मसला है तो अपने बीपी को कंट्रोल करे, अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन लेकर आए, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाए, उसके बाद वो प्लान करे कंसीव करने का। ये सब कुछ ठीक करते हुए हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा यानी प्रेगनेंसी को बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं और मिसकैरेजेस के चांस को भी, रिस्क को भी कम कर सकते हैं। उसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनके एक के बाद एक हमल ज़ाया होते चले जाते हैं। तो कोई भी ऐसी फ़ीमेल जिसके 2, 3 या इससे ज़्यादा रिकरेंट मिसकैरेजेस यानी बार-बार हमल ज़ाया, वो कंसीव कर रही है पर उसके हमल ज़ाया होते जा रहे हैं, तो उसको जेनेटिक काउंसलिंग की ज़रूरत है। मैंने जो मोस्टली अपनी पेशेंट एवरेज देखी है उसमें मैंने ये चीज़ देखी है कि औरतें वेट नहीं करती। वो जैसे ही एक दफ़ा मिसकैरेज हुआ, उसके बगैर गैप दिए वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी वो फ़ौरन कंसीव कर लेती हैं और फिर बगैर इस चीज़ की वजह जाने कि उनका पहला मिसकैरेज क्यों हुआ है, वो ये चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर देती हैं, उनका दोबारा से हमल ज़ाया हो जाता है। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि अगर आपने एक बार आपका हमल ज़ाया हुआ है या 2 बार या 3 बार ज़ाया हो चुका है, तो अब आपको जेनेटिक काउंसलिंग की ज़रूरत है और उसके बाद आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी का प्लान करें। तो जेनेटिक काउंसलिंग के बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो कि आपको करवाने चाहिए अगर आपके साथ पहले ये रिकरेंट मिसकैरेजेस, आपका हमल बार-बार ज़ाया हो चुका है। उसके बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जेनेटिक काउंसलिंग अगर मैं बात करूँ तो उसमें ये डिफरेंट रिसर्चेस ने ये ज़ाहिर किया है कि कज़न मैरिजेस के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है ये मिसकैरेज होने का। तो किसी भी चीज़ की तह तक पहुँचे बगैर आप दोबारा से कंसीव ना करें तो ये आपके लिए बेहतर है। इसके अलावा बहुत से मरीज़ मुझसे ये सवाल करते हैं कि हमें कितना गैप लेना चाहिए? अगर सपोज़ मेरा एक मिसकैरेज हो गया है तो मुझे नेक्स्ट कितना गैप लेना चाहिए अपनी अगली प्रेगनेंसी के लिए? तो अब इसके लिए मैं बताते चलूँ कि कुछ जो यूजुअली मिसकैरेजेस होते हैं, अर्ली मिसकैरेजेस वो 6-7 वीक्स तक हो जाते हैं। तो डिपेंड करता है फिर कि वो मिसकैरेज आपका कैसे हुआ है, क्या आपका वो नेचुरली हो गया है या आपने उसके लिए कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लिया है या आपने डीएनसी करवाई है। अगर तो आपने कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लिया है तो
उसके और आपका मिसकैरेज हो गया है तो तकरीबन 2 to 3 वीक्स के बाद आप एक अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं। 3D अल्ट्रासाउंड हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं और सबसे पहले आप देखें कि क्या कोई अनोमली तो नहीं है। जैसा कि मैंने कल वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था, कुछ औरतों को PCOS हो सकते हैं या फाइब्रॉइड यूट्रस यानी बच्चेदानी के अंदर रसौली, बच्चेदानी के अंदर झिल्ली हो सकती है। तो आपको पहले वो सारा कुछ रूल आउट करना है कि आपके बच्चेदानी के अंदर कोई नुक्स नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो ये दिखना बहुत ज़रूरी है। अगर अल्ट्रासाउंड पे हमने देखा है मिसकैरेज के 2-3 हफ्ते के बाद कि कोई RPOCs यानी कोई प्रोडक्ट रह नहीं गए हमल के, तो उसके तकरीबन 1 महीने के बाद आप कंसीव दोबारा से 1-1.5 महीने के बाद आप कंसीव कर सकते हैं। तो बेसिकली ये ड्यूरेशन पे भी डिपेंड करता है कि आपको कितने वीक्स की प्रेगनेंसी थी, 6 की, 7, 12, और उसी के मुताबिक आप गैप दे के दोबारा से कंसीव कर सकते हैं, लेकिन जेनेटिक काउंसलिंग, अपने सारे कंप्लीट टेस्ट उसके बाद। इसके अलावा हस्बैंड सीमन एनालिसिस ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समटाइम्स अगर अनोमलस या कोई स्पर्म काउंट में कोई इशू हो या उसकी मॉर्फोलॉजी ठीक ना हो तो इसकी वजह से भी हमल ज़ाया हो जाता है। तो हस्बैंड सीमन एनालिसिस करवाना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास मोस्टली पेशेंट एवरेज वो यही जो भी पेशेंट मुझसे डिस्कस करते हैं कि वो जो उनके हस्बैंड हैं वो विलिंग ही नहीं होते टेस्ट करवाने के लिए, जो कि बहुत ही गलत बात है। सम टाइम बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, अनोमली मेल फैक्टर की वजह से हो सकती है, तो ये चीज़ भी आपने ज़हन में रखनी है। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं अक्सर माँ के खून के अंदर, जिसे हम कहते हैं एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, यानी एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ होती हैं माँ के खून के अंदर, जिसकी वजह से उसको मिसकैरेज हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जिसमें अल्ट्रासाउंड, जेनेटिक काउंसलिंग, हस्बैंड सीमन एनालिसिस, फीमेल की सारी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन, ब्लड टेस्ट, तो ये सब करवाने ज़रूरी हैं। अगर ये सारी उसकी हार्मोनल प्रोफाइल, अगर ये सारे कुछ आपके पास पहले से मौजूद हैं तो आपको आगे नेक्स्ट क्योंकि आपको फिर रीज़न पता चल जाएगा कि पिछला मिसकैरेज क्यों हुआ है, तो आप अगले को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूँगी मेरी आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी अगली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक